हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जाम 2017 के लीनियर अलजेब्रा पेपर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हम इनकरेक्ट को सर्कल कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही पिक करना है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू बी सब स्पेस इफ यू माइनस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फॉर यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बिलोंग्स टू एफ। कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डब्ल्यू वी का सब स्पेस होगा। हम जानते हैं, इससे रिलेटेड हम थ्योरम पढ़ते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। तो इस बात का मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली हम सेकेंड ऑप्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में भी जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वेन एवर यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो डब्ल्यू जो वी का सबसेट होता है वो डब्ल्यू वी का सबस्पेस बन जाता है। तो ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो सेकंड ऑप्शन की भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑप्शन सी में, यूनियन ऑफ एनी टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर W1 V का सबस्पेस हो और W2 भी अगर V का सबस्पेस हो तो W1 यूनियन W2 भी V का सबस्पेस होगा। इनफैक्ट हम रिजल्ट पढ़ते हैं, W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। कि अगर या तो W1 W2 के अंदर कंटेन्ड हो या फिर W2 W1 के अंदर कंटेन्ड हो, तभी W1 यूनियन W2 सबस्पेस बनेगा। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई काउंटर एग्जांपल इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो काउंटर एग्जांपल क्रिएट करना काफी आसान है। एक बार हम काउंटर एग्जांपल को देख लेते हैं। वी हम कंसिडर करते हैं आर क्यूब और द फील्ड आर ही। W1 कंसिडर करते हैं इस सेट के अंदर वेक्टर स्पेस V के वो सारे के सारे थ्री टपल्स जिसका सेकंड और थर्ड कंपोनेंट जीरो है। और W2 के अंदर हम वो सारे के सारे एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट जीरो है। तो हम देख सकते हैं W1 और W2 दोनों के दोनों V वेक्टर स्पेस के सबस्पेस होंगे, लेकिन W1 यूनियन W2 V वेक्टर स्पेस का सबस्पेस नहीं होगा। इसे आप खुद से चेक करें। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ R3। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन R3 ओवर R का बेसिस बनेगा। तो बेसिस चेक करने के लिए हमें, जैसा कि वेक्टर स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस यहाँ पर R क्यूब है और बेस फील्ड हमें R के इक्वल गिवन है। तो हम जानते हैं R क्यूब का डायमेंशन ओवर R 3 होगा। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जिस ऑप्शन में 3 से ज्यादा वेक्टर लिखे हुए हैं वो कभी भी बेसिस नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर तो सभी ऑप्शंस में 3 वेक्टर ही लिखे हुए हैं। तो अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अगर यहाँ पर किसी ऑप्शन में 3 से ज्यादा वेक्टर लिखे होते तो वो ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड हो जाता। अब क्योंकि हम जानते हैं किसी सेट को बेसिस सेट चेक करने के लिए वो सेट अलाइ होना चाहिए प्लस जनरेटिंग सेट होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि जो ये सेट हमें गिवन है क्या ये सेट एल आई है। तो एल आई सेट चेक करने के लिए हम प्रीवियस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करके आ चुके हैं। हम इन सभी वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे और एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है और इसके कॉलम है 2 3 1 7 माइनस 6 17 5 2 7 और इस मैट्रिक्स की हम रैंक चेक करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल आ जाती है तो ये वेक्टर्स एल आई होंगे। और अगर ये वेक्टर्स एल आई हो जाते हैं तो यही सेट आपका बेसिस बनेगा, क्योंकि हम बेसिस की एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, मैक्सिमल एल आई सेट। और अगर आपके वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 हो तो मैक्सिमम एल आई सेट के अंदर एलिमेंट 3 ही होंगे। तो इसी वजह से हमें केवल इसे एल आई सेट चेक करने की जरूरत है, हमें केवल इसे जनरेटिंग सेट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप अब बी और सी ऑप्शन को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम v टू r टू v टू r इज नॉट लीनियर। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शन लीनियर नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी फंक्शन t को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर t ऑफ x1 प्लस x2 आपका t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2 के इक्वल आ जाए। और सेकेंड कंडीशन होती है t ऑफ अल्फा x अल्फा टाइम t ऑफ x के इक्वल आ जाए।
तो हम देख सकते हैं अगर हमें किसी फंक्शन को लीनियर चेक करना हो तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन में फर्स्ट कंपोनेंट में कांस्टेंट ऐड किया हुआ है। अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट अलग से ऐड कर रखा हो तो वो फंक्शन कभी भी लीनियर नहीं बनेगा। वो इन दोनों में से किसी ना किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो देखते ही हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन लीनियर नहीं है। तो आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट यही है कि कांस्टेंट अलग से ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा कि यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पर 1 ऐड हो रखा है तो ये फंक्शन कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। सेकंड, कि किसी भी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अगर हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता भी आपका फंक्शन कभी भी लीनियर नहीं बनता। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। और अगर थर्ड कंडीशन है कि अगर कहीं पर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त मॉडुलस फंक्शन यूज हो रखा है, जैसा कि अगर टी ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल हो मोड एक्स वाई, तो ये फंक्शन भी कभी भी लीनियर नहीं बनेगा। तो आपको कुछ ये पॉइंट्स याद करने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाए कि ये फंक्शन आपका लीनियर नहीं होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि हमें नॉन लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर्स a linear transformation from R4 to R cube is given by the matrix the dimension of kernel T is। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन गिवन है जो कि है R4, कोडोमेन गिवन है R क्यूब। तो हम देख सकते हैं जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखी जाएगी तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x4 और हम यहाँ पर इसे मैच भी कर सकते हैं। हमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल टी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो कर्नल टी के डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए जब हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम सिल्वेस्टर लॉ का यूज करेंगे। हम जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें डायमेंशन में वेक्टर स्पेस गिवन है R4, अज्यूम कर लेते हैं इसका बेस फील्ड R ही है तो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कि हमें मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इस मैट्रिक्स की रैंक ऑब्टेन हो जाती है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे सिल्वेस्टर लॉ का, और यहाँ पर रैंक की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम नल्टी को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को ही नल्टी बोला जाता है। तो अब सारा का सारा पॉइंट है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम सुटेबल रो ऑपरेशन लगाते हैं और हम समझ सकते हैं ये सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए आप सुटेबल ऑपरेशन लगाएं और फाइंड आउट करें कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितना है, और फिर इस फार्मूले के अंदर उन वैल्यूज को पुट करके आप नल्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस फॉर्म के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए होंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द नॉर्म ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स इज गिवन बाय, कि अगर हमें कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन हो तो किसी वेक्टर का नॉर्म कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ये डिफाइन किया जाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो अगर हमें हमसे पूछा जाए तो नॉर्म एक्स होगा एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो हमें नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऑब्टेन होगी वही एक्स वेक्टर की नॉर्म होती है या फिर उस वेक्टर की लेंथ होती है। तो हम देख सकते हैं इन सभी ऑप्शंस में जो ऑप्शन सी है वही एक्स वेक्टर की नॉर्म को डिफाइन कर रहा है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन। अज्यूम कर लेते हैं दोनों के जो बेस फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज टी इज बाइजेक्टिव। किसी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं अगर वो फंक्शन वन वन हो और वो फंक्शन ऑन टू। तो ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू हो हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इंप्लाई करती है कि जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाइजेक्टिव बन जाए। तो जैसा कि हम कुछ रिजल्ट्स को एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट यही है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन हो, अगर टी वन वन होगी, इफ एंड ओनली इफ नल टी जो है वो जीरो के इक्वल हो। इस बात का मतलब कर्नल स्पेस का जो डायमेंशन है अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन के इक्वल होगी। और अब हम सिल्वेस्टर लॉ का यूज करते हैं। सिल्वेस्टर लॉ जैसा कि हमें जानकारी देता है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन है n के इक्वल। तो अब इस फार्मूले में हम एन टी को जीरो पुट करते हैं। तो जब हम एन टी को जीरो पुट करेंगे तो हमें रैंक टी ऑब्टेन होगा एन के इक्वल। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। रैंक टी हमें ऑब्टेन हो चुका एन, और नल टी हमें ऑब्टेन हुआ है जीरो। तो एन माइनस जीरो यही इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। ऑप्शन सेकंड इस स्टेटमेंट का करेक्ट नहीं है। यहाँ पर दो का सम किया हुआ है। जैसे कि अगर n की वैल्यू अगर हम फिक्स करें पर्टिकुलरली 4, तो 2 प्लस 2 भी 4 हो सकता है, लेकिन रैंक टी 4 के इक्वल हो तभी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइजेक्टिव हो सकती है। तो इसी वजह से जो सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है। रैंक टी माइनस नल टी इज इक्वल टू एन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसी वजह से फॉल्स हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि नल टी होगी वो जीरो होगा और रैंक टी एन के इक्वल होगा, और ऑप्शन डी भी फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट यू वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी इज नोन एज। हमें फाइंड आउट करना है कि ये इनइक्वालिटी किस फेमस मैथमेटिशियन के नेम से फेमस है। तो इस इनइक्वालिटी को कोशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम जानते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। इस इनइक्वालिटी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। और जो बेसल्स इनइक्वालिटी होती है, एक बार हम उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। बेसल्स इनइक्वालिटी के लिए अगर हमें कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन हो, ऑर्थोनॉर्मल सेट, और V कोई वेक्टर स्पेस है जिसका हमें ये ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है, अगर V वेक्टर स्पेस का हम कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर स्मॉल v कंसीडर करें, तो बेसल्स इनइक्वालिटी जो हमें जानकारी देती है कि अगर इस V का इस सेट के हर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए और उस इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेकर स्क्वायर किया जाए और सभी का सम किया जाए, तो ये सम आपका लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी के स्क्वायर से छोटा आता है। तो इस इनइक्वालिटी को हम बेसल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इन तीनों इनइक्वालिटीज की जो स्टेटमेंट है वो भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज के वीडियो में जो हमने सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए, उन सभी के सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।